बात दतिया उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव पर सबसे बड़ी खबर, आज शाम तक कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। आज शाम तक साफ हो जाएगी तस्वीर कि कांग्रेस पार्टी आखिर किसे मैदान में उतारने जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है, ये जीतू पटवारी कहते नजर आए। कांग्रेस चुनाव जीतेगी, कांग्रेस से अवधेश नायक का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब तक 3 कांग्रेसी नेता नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से आखिर किसके साथ 2-2 हाथ दतिया में होते हुए नजर आएंगे। हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित है, दुखी है। ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। शाम तक उम्मीदवार घोषणा कह दिया, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। तो वहीं दतिया उपचुनाव पर आज अहम दिन है। बीजेपी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, दतिया से लगातार कई बार के विधायक रहे। अब एक बार फिर वे दतिया में चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इस बात की चर्चा तेज को चली है। यही कारण है कि हो सकता है शाम तक नाम का ऐलान भी कर दिया जाए। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। ये जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम भी शाम तक आ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल गौर दतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल, क्या माहौल चल रहा है, क्या सरगर्मी देखने को मिल रही है दतिया में? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से अभी दतिया उपचुनाव को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार दामोदर यादव अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दामोदर जी, सबसे पहले नामांकन खरीदा और आज नामांकन भरने भी आप पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरह से आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मैं तो आपको अनिल जी ये बताऊंगा कि सबसे पहले नामांकन खरीदा, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हमने किया और सबसे पहले तैयारी भी हमने कर ली। आप यकीन मानिए, जब तक बीजेपी कांग्रेस टिकट के कन्फ्यूजन में ही बनी है, तब तक हमने 90% विधानसभा को कवर कर लिया। 186 गांव में से 178 गांव में तो मेरी सभाएं हो चुकी हैं। तो हम तैयारी में आगे हैं, टिकट में आगे हुए, फिर तैयारी में आगे हैं, आज नॉमिनेशन में आगे हैं। 11 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा हो रही है, तो राष्ट्रीय कैंपेनिंग में सबसे आगे रहेंगे, तो चुनाव में भी सबसे आगे रहेंगे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे ऐसे प्रमुख हैं जिनको लेकर आप साथ में चलोगे? भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया, ये हमारी टैगलाइन है। आज दतिया के अंदर पहले जो 2008 के पहले जब तक नरोत्तम जी नहीं आए थे, तो यहाँ पे लोग भाईचारे के साथ रहते थे। जाति का घृणा एक दूसरे के प्रति नहीं थी और भय भी एक दूसरे के प्रति नहीं था। झूठे प्रकरण से लेके दुनिया भर की चीजें, आज भय में दतिया जी रहा है। 32 दांत के बीच में जीभ जैसे रहती है, वैसी स्थिति आम जनता की है। तो सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी उनको आज़ाद कराएगी। आज जो उड़ान भरता दतिया विकास की बात का दावा करते हैं, उनने 18 साल में 15 साल वो एमएलए रहे, 15 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगाई और 18 लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। तो हम लोग निश्चित रूप से युवाओं के रोजगार के लिए, किसान, गांव गरीब के लिए, इन सारे मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे विधायक बनने के। ऐसा तो नहीं है कि आपकी उम्मीदवारी किसी बड़े दल के वोट काटने के लिए हो? देखिए, ये मीडिया को मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा, मीडिया को हमेशा अपनी आंखें इस बारे में खोल के देखना चाहिए। एक माइंड सेट है मीडिया का, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी कांग्रेस। कैसे फिर चंद्रशेखर आजाद जी जीत गए? जब चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में गए तब भी कहा वो लोग 25,000 वोट काटने के लिए आए और 5,25,000 वोट लेके आ गए और 1.5 लाख से बीजेपी को हराने का काम कर दिया।
आज अगर आप सिर्फ शहर के 4 चौराहों पे खड़े होके हिसाब किताब लगा लेंगे तो गलत निकलेगा। एक बार आप रेंडमली पूरे जिले के 100-200 गांव आसपास, 200 के आसपास है, 4 तरफ के गांव में जाके देख लीजिए, 70% वोट गांव का आजाद समाज पार्टी के फेवर में, और अंत में जाके 50% से ज्यादा शहर में भी मिलेगा। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि ये बड़े दल है कांग्रेस और बीजेपी, तीसरे दल पर भरोसा करेगी यहाँ की दतिया की जनता? निश्चित रूप से आपको अगर इसके लिए जानना है तो सबसे बड़ा प्रमाण 2 साल पहले का ही है। स्योड़ा के अंदर में सिर्फ 16 दिन पहले आजाद समाज पार्टी लेकिन दामोदर जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, तो एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आप टक्कर ले रखे हैं, दोनों को चुनाव हराने की तैयारी में आप दिखाई दे रखे हैं। चलिए मान लिया जाए कि आपने दतिया के जो वादे दतिया के लोगों से किए गए उस पर भरोसा करके चुनाव में आपको जिता भी दिया गया, काम किससे कराएंगे? कांग्रेस से कराएंगे, बीजेपी से कराएंगे? बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी मुख्यमंत्री हो, विधायक कोई सरपंच नहीं होता भाई। विधायक अगर चाह ले तो उसका पावर जो संविधान में लिखा है वो मैंने पढ़ा है, हम संविधानवादी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। विधायक या तो आज, जैसे मैं नरोत्तम मिश्रा का जवाब भी इसी बात में आ जाएगा जो उन्होंने कल मुझ पर कटाक्ष किया कि काम किससे कराओगे, ये वही सवाल है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम कामों को रोकोगे? उदाहरण के तौर पर मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मैं लेके आऊंगा, क्या सरकार एनओसी नहीं देगी? अगर सरकार अड़ंगा बनेगी तो फिर सरकार जनता की दुश्मन बनेगी। काम कराने की शिद्दत होना चाहिए जो दामोदर यादव के अंदर है। आप भी देखते हो पिछले 2.5 साल से तो यहाँ कांग्रेस, पिछले 2.5 साल से तो कांग्रेस के विधायक थे, काम उन्होंने करा लिए। पिछले 2.5 साल से कांग्रेस के विधायक थे, फिर भी आप तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आप तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अनिल ने जो सवाल पूछा था कि भाई किसके वोट कटेंगे, कांग्रेस के वोट आपके खड़े होने से कट रहे हैं या बीजेपी के कट रहे हैं? देखिए, दोनों बातें स्पष्ट हैं, दोनों के वोट बराबरी से कट रहे हैं। जो हमारा संविधानवादी एससी का वोटर है और हमारे पिछड़े वर्ग के भी जो संविधानवादी लोग हैं जो कभी कांग्रेस को देते आए, वो कांग्रेस से निराश हैं क्योंकि 2.5 साल में कांग्रेस के एमएलए उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो वो वोट तो 90% हमारे साथ शिफ्ट हो ही गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया, तो ओबीसी के लोग भी नाराज होकर दामोदर यादव के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं एमएलए बनाए और कल भोपाल की सड़कों पर मुझे लड़ते हुए देखें। मतलब कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर आप इस बार का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? जी अनिल पूछिए, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनिल, मैं सॉरी आपकी बात सुन नहीं पाया। अनिल कुछ कह रहे हैं। अनिल, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर खासकर दतिया उपचुनाव की अगर बात करें तो प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ लंबित पड़े हुए हैं जिनको आप पूरा करें? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो विकास की बात होती है वो विकास खोखला है, हम उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बन गई लेकिन डॉक्टर्स अभी भी नहीं बैठते हैं। जैसे एयरपोर्ट तो बन गया लेकिन देखिए एक हवाई जहाज लैंड नहीं करता, आपको भी ट्रेन से आना पड़ा होगा, सब ट्रेन से आए होंगे। तो इनको धरातल पर लाने के साथ साथ मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चलो इन्हीं की सरकार चला रही हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आज मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, आप सर्वे करिए, 80% लोगों को नहीं मिल रही है, वो सब कराने का काम करेंगे। उसके साथ साथ मैंने फिर कहा, सट्टा कट्टा और नशा की आग में झोंक दिया गया दतिया को, क्योंकि रोजगार नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बच्चे ठेले ढड़काने के लिए मजबूर हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था हम सरकार से लड़के कराएंगे। क्या आपको लगता है कि सभी वर्गों का आपको पलायन भी बहुत बड़ा मसला है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये एक जी पलायन भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ। निश्चित रूप से मुद्दा है। देखिए इसलिए मुद्दा है कि जब रोजगार पे डाका डाला जाएगा, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का गुट सारे धंधों पे कब्जा करेगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। अनिल, आप बात करते रहिए, मैं लौट रहा हूँ। अंचल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल, क्या कह रहा है इस बार के दतिया चुनाव का समीकरण? इधर दामोदर यादव भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रखे गए, उधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो हाथ करने को तैयार की गए। क्या स्थितियां नजर आने वाली है इस बार? दीपेश, देखिए, मुझे जो साफ नजर आ रहा है कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय
भी हो सकता है, क्योंकि दामोदर यादव भी लंबे समय से राजनीति में वहां पर दतिया में सक्रिय हैं। वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे क्षेत्र की जनता के सामने, कितने प्रभावी रहेंगे, जनता उन पर कितना विश्वास करेगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात जरूर ये तय है कि पहले प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में इन्होंने ताल ठोक दी है। आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज़ पर अभी एक्सक्लूसिव बातचीत हम और आप उनकी सुन रहे थे, और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो भी भले ही सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन वो सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने का वो काम करेंगे। जो भी सरकारी मशीनरी बंद पड़ी हैं उनको एक बार फिर से एक्टिव मोड पर ले जाएंगे। ये तो खैर जब जनादेश मिलेगा इसके बाद तय होगा, जब वो सदन में पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चेहरा है दतिया का, जिसको लेकर के पूरा जो चुनाव है वो वहां पर एकाग्र होता नजर आ रहा है, वो है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने भी नामांकन ले लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आधिकारिक तौर पर अभी जरूर घोषणा नहीं हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन उनकी भी तैयारी जोर पकड़ चुकी है। इसके अलावा आज जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि शाम तक आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का दतिया उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा। तरह तरह की अटकलें भी आ रही थी दीपेश की, राजेंद्र भारती का परिवार ऐसा कह रहा है हाईकमान से कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते। लेकिन उनके परिवारजनों से जब बात हुई तो उनने इस बात से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। शोभा ओझा का नाम माफ कीजिएगा, शोभा भारती का नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र भारती की पत्नी है। और आज दिल्ली में बड़ी सुनवाई भी है कोर्ट में, और उस 2:30 बजे लगभग ये सुनवाई होनी है। उसके बाद भी ये भी तय हो सकता है कि राजेंद्र भारती चुनाव लड़ने के लिए मतलब सक्षम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ये फैसला कोर्ट पे है। और मुझे लगता है शायद इसी का इंतजार अभी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, इसीलिए उनके बेटे का नाम चर्चा में है, अनुज भारती का, उनके नाम को लेकर हो या शोभा भारती को लेकर के हो, उस पर अभी थोड़ा सा चिंतन मनन चल रहा है कि कोर्ट का फैसला है, इसके बाद ही पार्टी कुछ निर्णय लेगी। और बात का जिक्र कर रहे हैं उसी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी, दतिया उपचुनाव से पहले बड़ा कानूनी मोड़, ये बड़ी खबर आपको बता रखे गए। दतिया उपचुनाव से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। राजेंद्र भारती के वकील ने सजा पर रोक की मांग की है। चुनाव आयोग से ये जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी, फैसले पर अब राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी है। जिस बात का जिक्र अंचल आप कर रहे थे वही खबर। अब क्या लगता है, अगर राजेंद्र भारती को थोड़ी राहत मिलती है तो चुनावी सरगर्मी और बढ़ जाएगी? बिल्कुल दीपेश, मुझे लगता है कि फिर तो राजेंद्र भारती ही उम्मीदवार होंगे अगर कोर्ट उस पर कोई आपत्ति नहीं लेती है। दीपेश, हम जिसकी बात कर रहे थे, दामोदर यादव अभी कह रहे थे कि सबसे पहले ताल ठोकी, सबसे पहले जनता के बीच में आए, सबसे पहले उनकी सभाएं हो चुकी हैं, और सबसे पहले जब नतीजे आएंगे तो सबसे आगे होंगे। थोड़ा सा पिछले चुनाव में चलते हैं। जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जीतने वाले जो प्रत्याशी थे राजेंद्र भारती, लगभग 88,000 के आसपास उन्होंने वोट प्राप्त किए थे। दूसरे नंबर पर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, 7,742 वोट से चुनाव हारे थे, लगभग 81,000 वोट उन्हें मिले थे। और अगर बात करें दामोदर यादव की तो मात्र 5,000 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होता नजर आ रहा था। लेकिन इस बार वो कितने प्रभावी रहेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उसकी योजनाएं हैं, अभी हाल ही में दतिया में एयरपोर्ट भी, जो 2-3 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को मिले उसमें एक दतिया भी है, और लगातार जनता के बीच में इनकी सक्रियता, और जो गलतियां उनसे हुई नरोत्तम मिश्रा से, उसको वो मानते हैं कि हो सकता है मेरे तेवर को लोगों ने मेरा अहंकार मान लिया। बिल्कुल, और उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद कोई परिणाम जो है वो परिवर्तित होते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दतिया के महादंगल की कुछ हलचल आपको दिखा देते हैं। आज प्रत्याशियों का ऐलान संभव माना जा रहा है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा के नाम का ऐलान किया जा सकता है, तो उधर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। नामांकन फॉर्म खरीदे जा चुके हैं, कुछ और प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म खरीदते हुए नजर भी आ रहे हैं। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और उस पर फैसला आने वाला है। प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है कि उपचुनाव के दौरान कहीं कोई स्थिति गड़बड़ाती हुई न दिखाई दी।